Hello, my dear student. Welcome back to my new video. My name is Amir from A1 Coaching. और आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आप लोगों के लिए स्पेशली YouTube पर क्रैश कोर्स 30 डेज के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स का कंप्लीट करने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज लास्ट में आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज है, तो पूरी वीडियो को देखना। तो लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज आने वाला है, उसको मिस मत करना। चलो बहरहाल स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 स्टेक होल्डर इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी सर मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है, बट इस सेशन के लिए अब बेहतरीन तरीके से डिजिटल बोर्ड पे आज से स्टार्ट करें हम लोग। इसका नाम है स्टेक होल्डर्स इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बेटा सबसे पहले जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, उसका नाम है स्टेक होल्डर। तो चैप्टर का नाम ही क्या है? स्टेक होल्डर इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई पहले पता होना चाहिए कि स्टेक होल्डर होता है, ठीक। अब देखो स्टेक होल्डर जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। किससे बेटा? स्टेक होल्डर किसी दो वर्ड से मिलकर बना है। इसमें इस पहला है स्टेक। स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट, ठीक है। होल्डर का मतलब क्या होता है? होल्डर का मतलब होता है बेटा पर्सन। तो स्टेक मतलब इंटरेस्ट, होल्डर मतलब जो भी इंसान होगा। तो अगर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन किसी भी तरह का इंटरेस्ट रखता है, अब किसी भी तरह का मतलब क्या? फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल इंटरेस्ट रखता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेक होल्डर। फाइनेंशियल मतलब पैसों से इंटरेस्ट रखता है। भाई जैसे मैं हूँ, अब मैं कहीं जुड़ा हूँ, मैं कहीं किसी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो मैं वहाँ क्यों जुड़ा हूँ? समाज सेवा के लिए नहीं। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे वहाँ से फीस मिल रही है, मुझे अपनी लाइफ को चलाने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, ठीक है। मान लो कोई बंदा है जो वी मार्ट में जॉब करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा है, वी मार्ट में जॉब कर रहा है, क्यों कर रहा है? अपनी सैलरी के लिए। तो जो किसी भी जगह से, ऐसी वर्किंग जगह से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, जिसमें वो इसलिए जुड़ते हैं ताकि उनको फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, पैसा मिले, या किसी भी तरह से इंटरेस्ट फाइनेंशियली है, इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरी मिल रही, वेजेस मिल रही, किसी भी तरह से वो जुड़े हुए हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेक होल्डर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो जितने भी लोग, कोई भी हो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे साथ बिजनेस से जुड़े हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं। क्लियर हो रही बात? अब वो बहुत से लोग सकते हैं, वो पर्सन भी हो सकता है, वो आपके सप्लायर भी हो सकते हैं, वो आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो आपकी सोसाइटी भी हो सकती है। हर आदमी की एक्सपेक्टेशंस होती है, हर आदमी किसी न किसी तरह फाइनेंशियली जुड़ा होता है। जितने भी लोग फाइनेंशियली जुड़े होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। देखो क्या लिखा है, द टर्म स्टेक होल्डर हैज डेवलप्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहां से ग्रीक वर्ड से आया है? स्टेक, जिसका मतलब क्या होता है? मैंने भी आपको इंटरेस्ट, विच मींस एन इंटरेस्ट, जिसका मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट, साथ ही साथ बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक। स्टेक होल्डर्स मीन्स ऑल दोज इंडिविजुअल, वो सारे लोग, चाहे इंडिविजुअल्स हो, चाहे ग्रुप में बात हो रही हो, एंड चाहे फिर वो इंस्टीट्यूशंस हो कोई, विच हैव अ स्टेक इन द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस इंटरप्राइज। तो वो सारे लोग जो इंडिविजुअल हैं, ग्रुप्स में हैं, या इंस्टीट्यूशन है, वो इसकी तरह का स्टेक रखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं। भाई मैं हूं मैं तो नहीं हूं, मान लो ये बंदा है जिसका नाम है अमित। क्या नाम है बेटा इसका? अमित। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी, मान लो कोई भी कंपनी, स्कूल मान लो, हॉस्पिटल मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। तो मान लेते इसका नाम है KGF। कंपनी का क्या नाम है? KGF, रॉकी भाई वाली, ठीक है। तो रॉकी भाई वाली कंपनी में भैया अमित का इंटरेस्ट है। क्या है? मतलब अमित का इंटरेस्ट है। क्यों है? अमित वहां पर जॉब करता है। अमित को लगता है भाई मेहनत करेंगे तो इंसेंटिव मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, प्रमोशन होगा। तो ये फाइनेंशियली यहाँ से जुड़ा हुआ है ना। अगर कंपनी बंद हो जाए तो इसकी जॉब चली जाएगी, तो फाइनेंशियली इंटरेस्ट रख रहा है ना ये कौन है? अमित कौन है? स्टेक होल्डर। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर एक सप्लायर है। कौन है ये? सप्लायर। अब सप्लायर यहां से जुड़ा हुआ है इस कंपनी से। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर ये माल पहुंचाता है, सामान पहुंचाता है, जिस भी चीज का बिजनेस है, कपड़े का, जूते का, चप्पल का, मोबाइल का, तो वो सामान ये पहुंचाता है, तो इसका भी यहाँ से इंटरेस्ट है। सप्लायर भी कौन हुआ आपका? सप्लायर भी आपका कौन हुआ? लिखे रहो, समझाता हूँ अच्छे से। सप्लायर भी आपका कौन हुआ? स्टेक होल्डर हुआ। ठीक, अब यहाँ पर मान लो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है भैया उसको क्या मिले? टैक्स टाइप पे मिले। तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे जुड़ी हुई है। कौन है? स्टेक होल्डर है। ठीक है, अब जितने भी लोग हैं, सप्लायर हो गया, ये हो गया, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी तरह से जुड़े हैं, वो कौन है? स्टेक होल्डर्स है। क्रेडिटर समझ लो, क्रेडिटर का मतलब होता है बैंक हो गया, जैसे क्रेडिटर यानी बैंक। अब बैंक ने लोन दिया है केजीएफ कंपनी को, भैया केजीएफ कंपनी को अगर बैंक ने लोन दे रखा है तो भाई बैंक भी इंटरेस्ट रखिए ना भाई, टाइमली पेमेंट करे। तो जब किसी भी तरह आप किसी के साथ फाइनेंशियली जुड़े होते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर। क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आएगा ही आएगा, इसको याद कर लो। साथ ही साथ बताता चलूं कि आपको इस चैनल पर पूरा का पूरा लास्ट तक पूरी कवरेज मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर, MCQs, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ कराया जाएगा और रेगुलर कराया जाएगा। बने रहो। मैं 1-2 दिन के अंदर लाइव क्लासेस भी लूंगा, यूट्यूब पर आकर लूंगा। तो जितने भी बच्चे जो अभी तक जुड़े नहीं हैं उनको जोड़ लो, अपने क्लासमेट्स को बता दो और वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सके। ऑलरेडी मैं 4 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। पिछले 4 साल में से अनगिनत बच्चे हैं जो ऑलरेडी कितने मार्क्स लेकर आए हैं 100 में से 100 नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आगे है। डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। आगे क्या है? डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर। अब स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में डिफरेंस क्या होता है भाई, और देखते हैं। अब देखो, स्टेक होता है स्टेक होल्डर, एक होता है शेयर होल्डर। ध्यान समझना। मान लेते हैं ये एक इंसान है। इंसान क्या है? मान लेते हैं ये हमारे अपने शाद सर। कौन है ये? शाद सर। ये है हमारे अपने अमित सर। कौन है? अमित सर। ठीक, अब ये है हमारी अपनी कोचिंग जिसका नाम है A1 कोचिंग। ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ दोनों टीचर्स पढ़ाते हैं, अमित सर भी पढ़ाते हैं, शाद सर भी पढ़ाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये बताओ ये यहाँ पर क्यों पढ़ाते हैं? भाई मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड है, इसलिए पढ़ाते हैं? नहीं, क्योंकि ये यहाँ से जुड़े हैं फाइनेंशियली, क्योंकि ये पढ़ाते हैं तो इनको सैलरी मिलती है, इनकी लाइफ चलती है, क्योंकि पैसे के बिना काम तो चलना नहीं है ना। तो ये लोग पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं? ताकि सैलरी मिले, ताकि अच्छे से लाइफ चले। तो इनका एक्सपेक्टेशंस है, यहाँ पे क्या इनकी एक्सपेक्टेशंस है? ये फाइनेंशियली जुड़े हुए। तो ये दोनों कौन है? शाद सर कौन है? आपके स्टेक होल्डर। अमित सर भी कौन है बेटा? आपके स्टेक होल्डर। तो दोनों के दोनों कौन है? स्टेक होल्डर। दोनों के दोनों कौन है? ये भी स्टेक होल्डर है और अमित भाई भी कौन है? स्टेक होल्डर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब समझना और ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या, शाद सर ने मेरी कोचिंग में पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए। क्या कर दिए? पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए फाइनेंशियली। मतलब काम करते थे, सैलरी लेते थे, लेकिन इन्होंने पैसा भी लगाया। तो इनको 5% यानी कि 5%, 10% पैसे में अलग से देता हूँ। कितने परसेंट? 5%, 10%, जो भी मैं पैसे मान लो अलग से देता हूँ। तो ये कौन हुए? ये शेयर होल्डर हुए। कौन हुए? शेयर होल्डर हुए। देखो, स्टेक होल्डर तो ऑलरेडी है, शाद सर स्टेक होल्डर तो ऑलरेडी, क्योंकि बिजनेस से जुड़े, जो भी लोग बिजनेस जुड़े होते हैं वो स्टेक होल्डर तो होते ही है। लेकिन साथ ही साथ ये कौन हो गए? ये हमारे शेयर होल्डर भी हो गए। शेयर होल्डर क्यों हो गए? क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियली जुड़े। जो इंसान कोई फाइनेंशियली जुड़ा होता है, पैसों से जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है? ये शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता है, याद रखना। जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो स्टेक होल्डर होते हैं। लेकिन सारे के सारे स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होते। सारे शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होते हैं, लेकिन सारे स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होते। क्यों होते हैं शेयर होल्डर स्टेक होल्डर?
क्योंकि पैसा लगा रहा है तो बिजनेस से जुड़ा ही है, तो वो शेयर होल्डर तो ये पैसा लगा रहा है, साथ ही साथ स्टेक होल्डर भी, क्योंकि वो अटैच है। ठीक, जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो शेयर होल्डर होता है। ठीक, लेकिन जो खाली इंटरेस्ट रखता है वो कौन होता है? स्टेक होल्डर होता है। तो अमित सर कौन है? स्टेक होल्डर। और ये कौन है अपने शाह सर कौन है? शेयर होल्डर। आई होप क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लगता है ऐसे लेने लायक है, फोटो तो बनानी है बना लो, नहीं आगे बढ़ते। ठीक है, नहीं बनानी, चलो देखो आगे। आगे क्या है कि लिखा है द पर्सन एंड ग्रुप्स, क्या लिखा है? द पर्सन एंड ग्रुप्स हु ओन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। क्या बोल रहे हैं? द पर्सन एंड ग्रुप, चाहे वो पर्सन हो चाहे ग्रुप हो, हु ओन द शेयर्स, मतलब खुद का शेयर्स है कंपनी में, आर नोन एज शेयर होल्डर। जिसका खुद का शेयर है वो कौन है? शेयर होल्डर है। ठीक, दे कंट्रीब्यूट द कंपनी शेयर कैपिटल एंड अज्यूम द रिस्क ऑफ लॉस। तो कंपनी में शेयर पैसा कैपिटल यानी कि पैसा लगाते हैं और साथ ही साथ रिस्क अज्यूम करते हैं, तो रिस्क ऑफ लॉस रहता है, तो वो कौन होता है? आपका शेयर होल्डर होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? वो कौन होता है? शेयर होल्डर होता है। इन एडिशन टू शेयर होल्डर्स, customer, creator, employees, government and other also have stake in the company. They are also known as stakeholder. देखो स्टेक होल्डर कौन है? ये सारे लोग हैं, लेकिन इनमें कोई पैसा लगा देगा तो कौन हो जाएगा? शेयर होल्डर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? कोई परेशानी तो नहीं है? आई होप नहीं होगी। ठीक है, आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। कौन? इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। जैसे मान लो ये मेरा क्या है? फर्म है, केजीएफ कंपनी है अपनी। कौन सी कंपनी है भैया? केजीएफ कंपनी। कौन सी? रॉकी भाई वाली, है ना? देखो देखो सुल्तान ललकारे है भाई, आपको भी एग्जाम ललकार रहा है, पढ़ना स्टार्ट कर दो, 35 नंबर से पास होना है। ठीक है, तो ये कौन है आपका? केजीएफ। केजीएफ कंपनी है फिलहाल तो, रॉकी भाई वाली। तो अब क्या हो रहा है? इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर बात हो रही है। अब केजीएफ कंपनी में ओनर है भाई, मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं जो पैसा लगाए हैं, एम्प्लॉइज हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। तो ये लोग जो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, ये एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर, ओनर यहाँ पर काम करते हैं, इनके पैसे लगे हुए, डायरेक्टली नहीं चलेगी कंपनी तो इनका नुकसान हो जाएगा। ये कौन है? इंटरनल स्टेक होल्डर। इंटरनल मतलब जो घर का आदमी इंटरनल स्टेक होल्डर, बाहर का आदमी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। घर का आदमी इंटरनल स्टेक होल्डर, बाहर का आदमी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। तो घर का आदमी कौन? शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज, ओनर्स, मैनेजर। मैनेजर भी डाल दो भाई। ये सब कौन आ गए आपके इंटरनल में? एक्सटर्नल में कौन आएगा भाई? एक्सटर्नल में आएगा आपका सप्लायर। देखो ये आपके सामान पहुंचाता है ना, इसको प्रॉफिट से मतलब नहीं है, जुड़ा है, लेकिन तुम्हें लॉस हो तुम समझो ना, इसको तो पैसा देना पड़ेगा। क्रेडिटर भाई जिसने उधार दिया आपको, गवर्नमेंट, सोसाइटी, है ना, ये सब लोग हैं जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं, है ना। इनको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होता है, ये अपने फायदे के लिए यहाँ जुड़े हैं, बात खत्म। तो जो डायरेक्टली जुड़ा होता है इंटरनल स्टेक होल्डर, जो इनडायरेक्टली जुड़ा होता है वो कौन होता है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। क्रेडिटर में बैंक भी आप बोल सकते हो, बैंक लोन देता है तो बैंक अपने इंटरेस्ट में जुड़ा होता है, कंपनी को फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन इंटरनल को मतलब होता है। ठीक, क्या लिखा है? इंटरनल स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस फर्म, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो इन्वॉल्व है बिजनेस फर्म में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आर नोन एज इंटरनल स्टेक होल्डर। ठीक है, समझ गए? चलो आगे है एक्सटर्नल में, स्टेक होल्डर हु आर कंट्रीब्यूटिंग द बिजनेस एंटरप्राइज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है कहां से? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आर नोन एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। समझ में आई बात? क्लियर हो गई? समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से देख लेना। अब बीच वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे पहली बार जोड़ रहे होंगे, है ना, इस सेशन में, तो उनको मैं बता दूं कि हमारा अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है 8957250045। तो
ऐसे इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। हाँ, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस पे कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हो। बस अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपना नेम, मोबाइल नंबर और साथ ही साथ अपना क्लास मेंशन कर देना, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ऐड कर दूंगा। वहाँ पे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितनी भी चीज़ें रहेगी टाइम टू टाइम वहाँ पर अपडेट हो जाया करेगी। उसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात, ऐसे बहुत से बच्चे जो पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, आपको बता दूँ डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। जहाँ पे एक लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है, उसको वो पेड है। अगर आप लाइव पेड पढ़ना चाहते हो जिसका फीस 2499 रुपीज़ है जस्ट ओनली, जिसमें आपको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स 45 डेज के अंदर पूरा कराया जाएगा। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। और तीसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसा कोई बहुत से बच्चे हैं जो इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं, है ना, या फिर इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सिंपल सा एक है कि वो लोग जूम ऐप से पढ़ सकते हैं मुझसे पर्सनली, ठीक है, विद 1-to-1 फेस टू फेस और वीडियो कॉल पे जूम ऐप से 2 बच्चे 3 बच्चे जितने भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। उसके लिए फीस जस्ट ओनली है 500 पर रुपीज़ पर चैप्टर। तो आप अपने चैप्टर के हिसाब से भी पढ़ सकते हो। अगर कोई बच्चा, ऐसा भी बच्चा है ना जिसको कुछ चैप्टर्स में डाउट आते हैं, डिमांड चैप्टर नहीं आ रहा है, तो वो ऐसे भी पढ़ सकता है। हर तरह की आप लोगों ने फैसिलिटी मैंने दे रखी है। बाकी यूट्यूब पे विदाउट एनी कॉस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे तो अवेलेबल मैं हुई, और इंस्टा पे आईडी पता ही होगी डिस्क्रिप्शन में, A1 कोचिंग 1 2 3 4। वहाँ पर भी आप कांटेक्ट करके कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, पूछा करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो बच्चे मुझसे अपने डाउट पूछते हैं। क्लियर? चल ठीक है, आगे देखते हैं। या तो समझ में आ गया? आगे देखो, आगे है एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होती हैं। नंबर 1 पर है भाई, अलग अलग स्टेक होल्डर होते हैं। नंबर 1 पर है एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज में एक डिफरेंस होता है, याद रखना। एक ये एम्प्लॉयर्स है और एक एम्प्लॉइज है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से। एम्प्लॉयर मतलब होता है ओनर, बॉस। एम्प्लॉइज मतलब होता है वर्कर। जो एम्प्लॉयर्स है, जो आपके ओनर्स है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। नंबर 1 पर है सेफ्टी ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। क्या? अगर आप एम्प्लॉयर हो, आप ओनर हो, आप शेयर होल्डर हो, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप एज अ स्टेक होल्डर क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो, टॉपिक है, ठीक है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है? नंबर 1 पर है सेफ्टी ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। आपने जो पैसा लगाया है उसकी क्या रहे? सेफ्टी रहे। नंबर 2, फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल। आपने जो पैसा लगाया है उस पर फेयर और रेगुलर रिटर्न मिले। और पेपर में एक्सपेक्टेशंस आती है, 5 एक्सपेक्टेशंस है। 5 में से एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, सोसाइटी में से कोई एक ना एक पेपर में आएगी, अच्छे से पढ़ो। नंबर 3, कैपिटल अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। भाई जो उसमें इन्वेस्टमेंट किया उस पर उसको एप्रिसिएशन मिले, पैसा बढ़ा कर मिले, ठीक। नंबर 4, इक्वल पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द कंपनी। भाई हम शेयर होल्डर हैं, हमने पैसे लगाए हैं, तो इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। कोई पॉलिसी बन रही है, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, तो वहां पर हमें भी आप लोगों को बुलाना चाहिए। हमें मतलब शेयर होल्डर को। नंबर 5, अ पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी फॉर विच दे कैन फील प्राउड। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी क्या रहे, इस तरह की हो जिसपे वो प्राउड फील कर सके। क्या कर सके? प्राउड फील कर सके। ये एक्सपेक्टेशंस है भाई। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी कोचिंग ऐसी हो, मेरे चैनल ऐसा हो जिसपे मैं प्राउड कर सकूं कि भाई हाँ यार मैंने कुछ किया है लाइफ में ना। तो हर आदमी की एक्सपेक्टेशंस होती है, ठीक। अब आपकी भी एक्सपेक्टेशंस होगी कि मैं इतने मार्क्स लेके आऊँ, तो उसके लिए भाई पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। नंबर 2, सॉरी, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयज की क्या एक्सपेक्टेशंस है। नंबर 1, अ सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस अंडर कंजेनियल कंडीशन। गुड कंडीशन लिख लो भाई, सिंपल यार, ना खतरनाक वर्ड। अंडर गुड कंडीशन मतलब सिक्योरिटी ऑफ जॉब हो। पहली कंडीशन एम्प्लॉयज की क्या है, वो चाहता है उसकी जॉब हो, सिक्योरिटी हो। जॉब ये ना हो कि आज काम कर रहे हैं, कल कहा गुड बाय कर दिया, चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रखे रहना चाहिए, एम्प्लॉयज को परमानेंट होना चाहिए, ठीक है। उसकी जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए और कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस होनी चाहिए, ठीक। नंबर 2, और अंडर गुड कंडीशन का मतलब ये है कि धूप में ना काम करो, अच्छी जगह पे रखो, ठीक। अ फेयर रेम्युनरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेज एंड सैलरी। जितनी सैलरी की बात है उतनी दो, और एक फेयर काम दो। अगर 10 घंटे काम करा तो उस हिसाब से उसको पैसा दो, कम मत करो। नंबर 3, सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट। एक अच्छी जगह पे, सेफ जगह पे, वर्किंग जगह पे
क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए भाई, एक्सपेक्टेशन है। अब काम करते हैं एम्प्लॉइज जैसे थोड़ी कि उनको एकदम काम ही लगा दोगे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 4, क्विक एंड फेयर डिसेल ऑफ ग्रीवेंसेस। क्विक एंड फेयर डिसेल ऑफ ग्रीवेंसेस मतलब जो ग्रीवेंसेस मतलब होता है शिकायतें, कंप्लेन क्या होता है, कंप्लेन। जो भी कंप्लेन है एम्प्लॉइज की वो आपको सुनना चाहिए क्विक और फेयर तरीके से, ठीक। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियंस राइट्स, जो ट्रेड यूनियन होता है आपने पढ़ा होगा 10वें चैप्टर में, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा, इतना समझ लो। ये बात हो रही है लेबर लोगों के लिए, उनके राइट्स की, जो लेबर उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, ठीक। आगे है सप्लायर, क्या एक्सपेक्टेशन है भाई, सप्लायर समझते हो ना, जो सामान पहुंचाते हैं, तो फेयर प्राइसेस फॉर द सप्लाईज, फेयर प्राइसेस होने चाहिए सप्लाईज के, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं होना चाहिए। नंबर 2 मतलब वो चाहते हैं कि जो पैसे की डील हुई थी वो पैसे आप उसको दो, ठीक। नंबर 2 रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट टर्म्स, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने बोला कि भैया आने वाली 10 तारीख को पैसे दूंगा, अब वो आएगा तो आप उसको कह रहे हो चलो चलो अभी नहीं है भाई बाद में आना, ऐसा नहीं। सप्लायर को उधार पे सामान दिया है तो उसके वादे पे खरे उतरो और उसको टाइमली पेमेंट दो, ऐसा वो सोचता है। आप लोग सोचो ना सोचो वो अलग बात है, ठीक है। देखो नंबर 3 रीजनेबल टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट, रीजनेबल, रीजनेबल चीजें होनी चाहिए डिलीवरी एंड पेमेंट कंडीशन, ठीक। रेगुलर ऑर्डर फॉर सप्लाई, अब आपकी दुकान में रेगुलर आते हैं, भाई कुछ चाहिए तो नहीं, हेलो सर कैन आई हेल्प यू, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ चाहिए, नहीं अभी तो नहीं है अब कल आइएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो चाहता है कि उसको रेगुलर ऑर्डर मिले, किसके लिए, सप्लाई के लिए। नंबर 5 हेल्दी एंड कोऑपरेटिव इंटर बिजनेस रिलेशन, हेल्दी एंड कोऑपरेटिव बिजनेस रिलेशन होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ सप्लायर। फिर क्या है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्रेडिटर, जो उधार पे सामान देता भाई इसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। नंबर 1 पर सेफ्टी ऑफ लोन गिवन बाय देम टू द एंटरप्राइज, सेफ्टी ऑफ लोन्स, भाई अगर मैं बैंक हूँ या पर्सन हूँ, मैंने आपको उधार दिया है तो मैं चाहता हूँ उसके पैसा सेफ रहे, पैसा वापस मिले भाई। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड टाइम्स, भाई जिस इंटरेस्ट देने की बात हुई होगी ना, अगर आप किसी से लोन लेते हो उसको इंटरेस्ट देते हो तो उसको रेगुलर दो, टाइमली दो। नंबर 3 रिटर्न ऑफ लोन ऑन द एक्सपायरी द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, अगर आपने 5 साल के लिए लोन लिया तो 5 साल के अंदर उसके पैसे वापस कर दो, टाइमली पेमेंट। एक्यूरेट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, भाई मान लो मेरा बिजनेस है और उसकी पोजीशन खराब है, मैंने झूठ झूठ की बैलेंस शीट दिखा दी, यार मेरा बिजनेस तो बड़ा तरक्की पे चल रहा है, लोन दे दो, तो अब लोन दे दिया, ये सब ना करो, उसको एक्यूरेट अप टू डेट इंफॉर्मेशन दो जब लोन लेने के हो, झूठ ना बोलो। ये सोचता है वो, आप करो चाहे ना करो, ठीक है, बिजनेस चलाने की कुछ ना कुछ तो करोगे ना, एज अ ह्यूमन बीइंग तो बेईमानी नहीं करनी चाहिए। नंबर 5 सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज ऑफ एसेट, सिक्योरिटी रखो, कल को पैसा नहीं दे पाए, मॉर्गेज मतलब होता है गिरवी रखना, अपने सामान को गिरवी रखो कि अगर तुम पैसा नहीं वापस कर पाए तो आपकी एसेट में लेके जब्त कर लूंगा, ये एक्सपेक्टेशन है भाई, बहुत खतरनाक आदमी है क्रेडिटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, चलो ठीक। अब देखो भैया एक्सपेक्टेशन ऑफ गवर्नमेंट, कभी कभी कुछ हैंग कर जाता है, सही हो गया, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशंस है, गवर्नमेंट समझते हो कि नहीं समझते। नंबर 1 टू फॉलो द लॉस एंड रेगुलेशन द कंट्री, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कंट्री का वो फॉलो करो, गवर्नमेंट चाहती है भाई, ठीक करो, अच्छी बात है, करना चाहिए। नंबर 2 टू पे ऑल टैक्सेस ऑनेस्टली रेगुलरली इन टाइम, जो भी टैक्स वगैरह उसको ऑनेस्टी के साथ रेगुलरली पे कर दो। नंबर 3 टू अवॉइड करप्शन पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट जो अवॉइड, उनकी जो करप्शन कर रहे हो उसको अवॉइड करना, उनका साथ आपको नहीं देना है, ठीक है। टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज ऑफ द नेशंस, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज को वेस्ट मत करो, हमारी कंट्री में रिसोर्सेज लिमिटेड है, हर जगह लिमिटेड है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से यूज करो, ये गवर्नमेंट सोचती है, ठीक।
नंबर 5 पे है टू अवॉइड मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। मोनोपोली को अवॉइड करो ताकि सिंगल सेलर न होने पाए और इकोनॉमिक पावर पे कंसंट्रेट करो। ठीक, लास्ट है एक्सपेक्टेशंस ऑफ जनरल पब्लिक या फिर सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, लास्ट सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशन, यही सब होगी, पॉल्यूशन वगैरह ना फैला और क्या। टू प्रोटेक्शन द इन्वायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, जो भी पॉल्यूशन है उसकी हिफाजत करो, फैक्ट्री के चक्कर में देश की ओर ना लगो। ठीक है। नंबर 2, टू प्रोड्यूस सोशली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज, ऐसी चीज बनाओ, सोसाइटी क्या कहना है जिसमें सबका इंटरेस्ट हो, देश का इंटरेस्ट हो, खाली आपको प्रॉफिट ना मिले। नंबर 3, टू डोनेट फंड फॉर चैरिटेबल एंड पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज, फंड डोनेट करो चैरिटेबल एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए। ठीक। और 4, टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, क्या करो आप, प्रिजर्व करो सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज को। ठीक। और लास्ट है टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट, इंसान की जो राइट्स है उसकी रिस्पेक्ट करो, पैसे कमाने के चक्कर में अपनी आंखें ना बंद कर लो। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही है? चलो ठीक है, तो इसी के साथ आपको चैप्टर नंबर 1 स्टेक होल्डर इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करवा दिया है। इसका नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाओ ऐप डाउनलोड करो, नहीं व्हाट्सएप ग्रुप ऐड जाओ, अपना नाम वगैरह बता दो, ग्रुप में मैं नोट्स भेजता जाऊंगा, जो पढ़ाया है उसका नोट्स भेज दूंगा। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया था, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो पेड नोट लेना चाहते हैं, पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं कॉमर्शियल स्टडीज इकोनॉमिक्स की, वो परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पे करने होंगे जस्ट 199 रुपीज़। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी अवेलेबल है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में बस एक डिफरेंस सबसे बड़ा बेटा, कि आपको इस अगर आप पेड नोट लेते हो उसमें आपको पीडीएफ में मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको एमसीक्यूज के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो बोर्ड में आने वाले हैं, जिस तरह के आपके एग्जाम्पल पेपर में दिया हुआ है। केस बेस्ड क्वेश्चन के साथ आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, केस स्टडी मिलेगी, मतलब ये सारी चीज़ें मिलेगी जिससे आपकी और प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, जो में बहुत मेहनत हमारी और साथ ही साथ जो हमारे टीचर्स हैं, जो इकरा मैम हैं, जिन्होंने बहुत ही इसको हार्ड वर्क से बनाया है, तो उसके लिए आप इसको परचेज कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको मेंटेन किया है मैम ने, तो उसको आप देखो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो जिसको भी नीड हो मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो ऐप से जाके परचेज कर सकते हैं, ऐप में मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, पूरे 15 चैप्टर कॉमर्शियल के और 14 चैप्टर इकोनॉमिक्स के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और लास्ट में एक सरप्राइज बोला था तो उसको देख के जाना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।